हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे दो। जो आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है केंद्रक की संरचना व उसके कार्य का सचित्र वर्णन। केंद्रक की संरचना का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है क्लास 11th में। 11th क्लास का चैप्टर चल रहा था सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो न्यूक्लियस है, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की खोज थी वो सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। जो हमारा न्यूक्लियस है वो कहाँ पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जा रहा है। मैंने यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस पढ़ा दिया था आपको, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ याद रखने के लिए कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ये याद रखो बस, यूकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे, पूर्ण तरह से विकसित होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं लेकिन वो अल्प विकसित हैं, वो पूर्ण विकसित नहीं है। तो यूकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनल्स डेवलप होंगे वेल, और प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में विकसित होता है न्यूक्लियस की स्टडी एसिटाबुलेरिया नामक यूनिसेलुलर जिसमें एक कोशिका पाए जाए उसे यूनिसेलुलर या फिर एक कोश के हरे शैवाल में किया गया था। जो न्यूक्लियस की खोज थी वो करी थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। जो हमारा न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जा रहा है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये अल्प विकसित है। यहाँ पे अल्प लिख लेंगे आप, ये छूट गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में अल्प विकसित होता है। जो न्यूक्लियस की स्टडी या फिर अध्ययन था वो एसिटाबुलेरिया, ये याद रखेंगे, आपको 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है कि जो न्यूक्लियस की स्टडी थी या फिर अध्ययन था कौन से हरे शैवाल में किया गया था, ग्रीन एल्गी, एसिटाबुलेरिया नामक एक कोशिकीय में। फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की संरचना। तो न्यूक्लियस का निर्माण 4 संरचनाओं से होता है। जो न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है वो 4 संरचनाओं से हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस का डायग्राम है। तो ये 2 हेडिंग आई हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट 2 हेडिंग्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन के बारे में। यह 2 यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहती है, इसमें ईआर विकसित होते हैं, जबकि इनर यूनिट मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म के संपर्क में रहती है। अब देखो, पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ। ये है आपका न्यूक्लियस का डायग्राम। इसमें एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। इसमें जो ब्लू कलर का स्टोन टाइप है ये है आपका न्यूक्लियोलस। इसमें जो धागे के समान संरचना पाई जा रही है इसे बोलते हैं हम क्रोमेटिन थ्रेड। ओके, आउटर लेयर, इनर लेयर। तो इसमें कहा गया है थ्योरी में कि जो आउटर लेयर है वो साइटोप्लाज्म, जो बाहर की लेयर है ये वाली, ये हमारी साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में। अब ये समझो ये बॉडी है तो ये सेल का प्लाज्मा हो गया, ये आपको बनाना नहीं है, ये हमारा साइटोप्लाज्म। एक चीज़ याद रखेंगे, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है ये हमारी प्रेजेंट रहती है किसके कांटेक्ट में, साइटोप्लाज्म। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, थ्योरी में लिखा है जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। तो आउटर लेयर जो है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, जबकि जो इनर लेयर है वो अंदर की साइड है, और अंदर क्या बढ़ा हुआ है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के संपर्क में रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र को इंग्लिश में यहाँ बोलते हैं पोर, PORE, पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोपोर कहते हैं। अब हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको जगह जगह ये स्पेस दिख रहे होंगे बीच बीच में, इनको कहा गया है न्यूक्लियोपोर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका ये वाला पार्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस, हिंदी में न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस की खोज, मतलब केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका की खोज फोंटेना ने की थी तथा बोमैन ने इसको न्यूक्लियोलस नाम दिया। ठीक,
जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो हमारी खोज करी केंद्रिका की, वो करी फोंटेना ने। और जो बोमैन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियोलस और केंद्रिका। देखो फ्रेंड्स, ये आपके हिंदी और इंग्लिश के नेम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रक को न्यूक्लियस कह रहे हैं, केंद्रिका को न्यूक्लियोलस, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है, क्योंकि जब आप 12th क्लास में आओगे तो वहाँ पे आपको मोस्टली इंग्लिश में मिलेगा, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी करोगे तो वहाँ टोटल इंग्लिश मिलती है या फिर मिक्स में मिलता है, वहाँ हिंदी नहीं मिलती। इसलिए कोशिश ये करो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करो, और हिंदी से ज़्यादा तो इंग्लिश के नेम ईजी हैं। केंद्रिका, केंद्रक, ये सब आप मिक्स हो जाओगे, लेकिन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड्स, ये सब इंग्लिश में याद रखोगे तो आपको ईजी पड़ जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका की खोज की थी वो फोंटेना ने की थी, और बोमैन ने इसको न्यूक्लियोलस नाम दिया। केंद्रिका का निर्माण गुणसूत्र के सैटेलाइट में होता है, ये आप अंडरलाइन करेंगे। जो हमारा न्यूक्लियोलस है, इसका निर्माण गुणसूत्र के सैटेलाइट में होता है। ये इस चैप्टर में गुणसूत्र एक टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में पढ़ाऊंगी। तो गुणसूत्र के सैटेलाइट भाग में होता है। न्यूक्लियोलस में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं। जो हमारा न्यूक्लियोलस है उसमें प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पाए जा रहे हैं। न्यूक्लियोलस का कार्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है, आरएनए का निर्माण करना। अगर आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आरएनए का निर्माण कौन कर रहा है और ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका, तो आपको केंद्रिका पे टिक करके आ जाना है। तो ये आपकी 2 हेडिंग कंप्लीट हो गई हैं। फर्स्ट हेडिंग थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड हेडिंग थी न्यूक्लियोलस। मेम्ब्रेन बाहर वाली लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस। अब हम इसके आगे 2 हेडिंग्स और बची हैं, वो कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे लास्ट के 2 हेडिंग्स। 2 हेडिंग हमने कंप्लीट कर ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। थर्ड हेडिंग है हमारी न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है, जो प्रोटीन युक्त है, उसमें प्रोटीन है, उसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लास्ट, क्रोमेटिन धागे। जो आपको न्यूक्लियस में रेड कलर से धागे जैसी संरचना दिख रही है, इसे ही बोलते हैं हम क्रोमेटिन थ्रेड्स। इंग्लिश में क्रोमेटिन थ्रेड्स एंड हिंदी में क्रोमेटिन धागे। तो न्यूक्लियस में सेल की रेस्ट स्टेज या फिर विराम अवस्था में क्रोमोसोम जाल के रूप में फैल जाते हैं या फिर जाल के रूप में हो जाते हैं। जो ये धागे के समान संरचना है, ये पहले क्रोमोसोम था, लेकिन जब सेल अपनी रेस्टिंग स्टेज में आई, रिलैक्स फील कर रही है, तो उस टाइम क्या है, क्रोमोसोम भी रिलैक्स हो रहे हैं, तो वो धागे के रूप में फैल जाते हैं। धागे के रूप में फैल जाते हैं या फिर जाल के रूप में फैल जाते हैं। इन्हें क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। इनके 2 भाग होते हैं। जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है हमारा यू क्रोमेटिन, ये थोड़ा सा मैंने मोटा बनाया, लेकिन यहाँ पर अलग से इस टाइप से करना है। तो ये वाला पार्ट है यू क्रोमेटिन, लोअर पार्ट है हेट्रोक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन ये आनुवांशिक रूप से इनएक्टिव होता है। जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन है ये जेनेटिक रूप से क्या है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जीन्स नहीं होते। हमारा क्रोमेटिन थ्रेड्स 2 पार्ट में बटा, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये आनुवांशिक रूप से क्या है, निष्क्रिय है या फिर इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें जीन्स नहीं है। जबकि यू क्रोमेटिन भाग आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। जो हमारा यूकैरियोटिक है या फिर यू क्रोमेटिन है, ये क्या है, एक्टिव या फिर सक्रिय। एक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें जीन्स होते हैं। जो यूक्रोमेटिन है वो एक्टिव है, जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो इनएक्टिव है। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया है कंप्लीट केंद्रक का क्वेश्चन। केंद्रक की संरचना, उसको डिस्कवर किसने किया, ये सब हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम समझा देती हूँ और डायग्राम से ही पूरी थ्योरी याद हो जाएगी। ये थ्योरी सिर्फ आपको एक बार रीड करनी है, बाकी सब आपको डायग्राम से याद होना है। एग्ज़ाम में बस आपको डायग्राम याद रखना है। अगर आप डायग्राम ही भूल गए तो फिर थ्योरी तो कुछ ही लिख के ही नहीं आ पाओगे, इसलिए डायग्राम याद रखो। अब देखो, मैं दोबारा बता रही हूँ एक बार। न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की।
यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये अल्प विकसित है या फिर कम पाया जा रहा है। इसकी खोज एसिटाबुलेरिया नामक यूनिसेलुलर कोश के हरे शैवाल में की। जो केंद्रक की स्टडी हुई वो एसिटाबुलेरिया नामक कोश के हरे शैवाल या फिर ग्रीन एल्गी में हुई। स्ट्रक्चर जो हमारा केंद्रक था वो चार भागों में बटा हुआ था या फिर 4 भागों से मिलकर बना हुआ था। फर्स्ट पढ़ा हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड हमने पढ़ा एक तो न्यूक्लियर प्लाज्म पढ़ा, क्रोमेटिन थ्रेड्स पढ़ा, न्यूक्लियोलस पढ़ा। ठीक, न्यूक्लियस सबसे पहले पढ़ी, मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोलस, उसके बाद मटेरियल या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड्स। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर यूनिट मेम्ब्रेन, इनर यूनिट मेम्ब्रेन। जो भी न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसे कह रहे हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन थ्रेड्स है। क्रोमेटिन थ्रेड 2 पार्ट में डिवाइड है, यूक्रोमेटिन जो एक्टिव है और हेट्रोक्रोमेटिन जो इनएक्टिव है, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्रेर। अब फर्स्ट हेडिंग थी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखेंगे कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर यूनिट मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारी सेल के साइटोप्लाज्म कांटेक्ट में रहती है, और जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहती है। ये हेडिंग कंप्लीट। और मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र या फिर स्पेस या पोर पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। फर्स्ट हेडिंग की थ्योरी कंप्लीट। सेकंड था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ये हमारा गुणसूत्र के सैटेलाइट में प्रेजेंट होता है, और ये क्या कर रहा है? आरएनए का निर्माण कर रहा है। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन पाई जा रही है। थर्ड हेडिंग हमने पढ़ी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है वो भी प्रोटीन युक्त, उसे कह रहे हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। फोर्थ हेडिंग थी क्रोमेटिन थ्रेड। तो क्रोमेटिन थ्रेड, जब गुणसूत्र हमारा जो है, हमारी सेल रेस्टिंग स्टेज में है, तो गुणसूत्र क्या है? जाल अपने वो भी रिलैक्स कर रहा है गुणसूत्र भी, तो वो आराम से जाल के समान फैल जाता है पूरे में। और 2 पार्ट्स होते हैं, एक यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन थ्रेड के, और एक हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें जीन्स प्रेजेंट नहीं हैं, जीन्स प्रेजेंट नहीं है। और यूक्रोमेटिन एक्टिव है क्योंकि इसमें जीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के कार्य या फिर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो आपका फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस 4 पॉइंट है। यह क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग में, तो इसकी स्ट्रक्चर और डायग्राम होते हैं और कार्य होते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो 4 पॉइंट बहुत हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आनुवांशिक लक्षण के ट्रांसफ़र के लिए या फिर स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। जो भी आनुवांशिक लक्षण ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से हम में, वो सब किसके द्वारा हो रहे हैं? न्यूक्लियस के द्वारा, के लिए उत्तरदायी होता है। सेकंड पॉइंट है केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस। केंद्रिका की सहायता से न्यूक्लियस राइबोसोम का संश्लेषण या फिर फॉर्मेशन करता है। जो हमारा राइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है वो न्यूक्लियस के द्वारा हो रहा है, केंद्रिका की सहायता से हो रहा है न्यूक्लियस में राइबोसोम का संश्लेषण। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। राइबोसोम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो केंद्रिका है वो क्या कर रही है? या फिर न्यूक्लियोलस राइबोसोम का संश्लेषण या फिर फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है आरएनए का संश्लेषण तथा प्रोटीन का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। जब अभी हमने न्यूक्लियोलस पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि आरएनए का संश्लेषण कर रहा है कौन? न्यूक्लियोलस। तो वही लिखा है कि संश्लेषण कर रहा है किसका? प्रोटीन का और आरएनए का। संश्लेषण कौन या फिर फॉर्मेशन? केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस। फोर्थ पॉइंट है केंद्रक में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाने पर। जो हमारा न्यूक्लियस में आनुवांशिक पदार्थ पाया जा रहा है, यदि उसमें कोई भी परिवर्तन या फिर कोई भी चेंज हो रहा है तो सजीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें क्या है? विभिन्नताएं या फिर वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती हैं। कब? अगर आनुवांशिक पदार्थ जो है न्यूक्लियस का, उसमें कुछ भी परिवर्तन हुआ तो सजीवों में क्या होगा? विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये थे आपके 4 पॉइंट। एक क्या था? फर्स्ट है जो आनुवांशिक लक्षण ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो क्या कर रहा है? राइबोसोम का संश्लेषण कर रहा है। प्रोटीन आरएनए की संश्लेषण भी न्यूक्लियोलस कर रहा है।
और हमारा जो न्यूक्लियस में आनुवांशिक पदार्थ है, अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन होगा तो सजीव जगत में या फिर सजीवों में आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये हो गए हैं आपके केंद्रक के कार्य या फिर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।